नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस वाईपीएस में आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम एशियंट हिस्ट्री का 2 पार्ट में मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, मध्यकालीन इतिहास, ठीक, जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक, इसको भी 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो पीडीएफ है, आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो आपको क्या मिलेंगे, फ्री आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक, और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है या आंसर एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर है 8510043920। इस पर आप केवल टेक्स्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, इसके माध्यम से आप पर्सनल सजेशन या पर्सनल क्वेरी भी कोई हो तो उसको कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी लगा कि हाँ, आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी देखते हैं। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर देखा जाए तो 1206 ईस्वी से कब तक थे? 1210 ईस्वी तक। ठीक, ऐबक नाम तुर्क जनजाति का है। जो ये ऐबक नाम है, ये किस जनजाति का है? ये तुर्क जनजाति का। तो अगर ऐबक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐबक क्या है? ऐबक बचपन से मतलब एक कुरान पढ़ता था सुरीले रूप में, तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा, इसका एक नाम पड़ा था कुरान ख्वां। तो अगर पूछ लिया जाए कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध किस शासक का नाम है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, बाद में इसे क्या किया कि गजनी लाया गया और उसने मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा, और इसकी प्रतिभा और लगन ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने क्या है, गौरी का विश्वास प्राप्त किया, और गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया। तो ऐबक पहले सबसे पहले किस पद पे आया? अमीर ए आखुर, आखुर पद पर ये सबसे पहले प्रोन्नत किया गया। बाद में इसने, वह क्या है, वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? ऐबक। यद्यपि वो लाहौर से ही शासन करता था, यानी उसकी जो राजधानी थी क्या थी? लाहौर थी। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक, साथ साथ ही अगर देखें तो गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। उसने राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटिक्स में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने क्या है, मलिक और सिपा सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अब ये सोचिए कि गौरी के जो उत्तराधिकारी थे गयासुद्दीन, उन्होंने एक मुक्ति पत्र जब दिया उसको, तो एक नियम पूर्वक उन्होंने ऐबक ने 1208 में दासता से मुक्ति ली। मतलब उसके पहले वो किसका दास था? गौरी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो वो थी लाहौर। अभी मैंने बताया कि वो लाहौर से ही क्या करता था? सारा शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक क्या है? एक मस्जिद। ठीक, किसने बनवाया? तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श नाम से पुकारा गया। ठीक, तो
इसने क्या किया कि तत्कालीन विद्वान जो हसन निजामी है, फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था और उसने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हजम निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। मतलब 2.5 दिन का एक झोपड़ा का मस्जिद निर्माण कराया था इसने, किसने? ऐबक ने। और साथ साथ ये कहाँ पे है? राजस्थान में, याद रखें, राजस्थान में। और साथ में एक और मस्जिद का निर्माण कराया जो दिल्ली में है, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। इसका निर्माण, इस 2 मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने। दिल्ली में ही कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ, ठीक, जिसे इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता जो है वो किसको प्रदान किया था? ताजुद्दीन याल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। तो ये दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी क्या था? विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अपना अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी और गौर के मोहम्मद शाम जो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता जिसे एकता प्रांत प्रदान किया और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कार्य से उसने प्रसन्न होकर गौरी ने क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक भी ऐबक को नियुक्त कर दिया। वस्तुतः 1192-1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन पूरा संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो अगर देखा जाए, ऑप्शन है आपका मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और अली मर्दान खिलजी। तो इसमें से कौन था जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? तो वो था आपका बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन आपका सही है। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से, ठीक, कब? 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक मध्य बिहार की विजय की। किसकी? मध्य बिहार की विजय की। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया था, तहस नहस किया गया था, वो इसी के द्वारा था। साथ साथ विक्रमशिला का जो बिहार भी तहस नहस हुआ था, वो किसके द्वारा था? वो इसी के द्वारा था। और इसने राजधानी जो ओदंतपुरी थी उस समय की, उस पर कब्जा किया था। 1204-1205 में बंगाल पर आक्रमण किया इसी ने, और उस समय वहाँ का शासक जो लक्ष्मण सेन था वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया और राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि भाई जब लक्ष्मण सेन जो राजा थे वो भाग गए तो उसके पास चारा क्या है, जनता तो आत्मसमर्पण कर ही देगी। तो क्या हुआ कि लक्ष्मण सेन ने भागकर कहाँ शरण ली? दक्षिण बंगाल में। कुछ समय तक शासन करता रहा, लेकिन प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपने पुस्तक तबकात ई नासिरी में बिहार के उस हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो अब एक आ गया ऑप्शन, तबकात ई नासिरी। ये किसकी पुस्तक है? तो यह है मिनहाजुद्दीन सिराज। ये इनकी पुस्तक है जिसमें जो नालंदा और विक्रमशिला पर, साथ साथ जो ओदनपुरी पर कब्जा किया था, उसकी सारी गाथा इसमें दी हुई है, विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण कब प्राप्त हुआ? तो पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक, ये पूछ रहा है। तो पहला विवरण जो प्राप्त हुआ अभी मैंने बताया, तबकात ई नासिरी से। ठीक, किसने लिखा? मिनहाजुद्दीन सिराज ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विहार का विध्वंसक किया था, तो किसने किया था भाई नालंदा विहार का? अभी मैंने बताया किसने, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने, तो एवाज को, कि नसरुद्दीन महमूद को, कि अली मर्दान को, कि मलिक जानी को? तो जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया इल्तुतमिश ने वो मलिक जानी को किया। 1225 ईस्वी में, किस सन में, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार, शरीफ और राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उसमें तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। किसको? हिसामुद्दीन एवाज को। एवाज ने क्या किया कि इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने ही एवाज के स्थान पर जो मलिक जानी हैं, ठीक, इनको क्या किया, सूबेदार नियुक्त कर दिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन काल के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो ये किया था बलबन ने। बलबन क्या था? एक प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। जिसने ऐसा किया, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ऐसा किया, ठीक। इसके अनुसार क्या था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान जो है पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसके पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लें कि किसने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, तो वो कहा था बुगरा खां ने। किसने? बुगरा खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाया था? ऑप्शन है आपके पास, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने अपनाया था? ये बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। क्यों? बलबन के जो राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। कौन कौन सी? प्रथम अगर बात करें तो सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान जो है वो पैगंबर के पश्चात है। इसलिए सुल्तान को जो कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो ईश्वर से प्राप्त होती है। और इसी कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। मतलब किसी को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार समझ लो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब उसने राजत्व प्राप्त किया मतलब किंगशिप प्राप्त किया, ठीक, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश के लिए, कि बलबन के लिए, कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए, कि मोहम्मद तुगलक के लिए? तो ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन जो बर्नी है उनका उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसने क्या किया था? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था।
इस संदर्भ में नीति की जो व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं बस राज्य की भलाई और अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ, और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। ये किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये समझ लेना। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया और राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। तो ऐसा कुछ इसने किया। उसने अपने आप को यामिन उस, हाँ ये भी याद रखना कि उसने अपने आप को क्या बताया था, यामिन उस खिलाफत नासिरी। इतना बड़ा नाम क्या करने की जरूरत थी यार, अमीर उल मुमामिन। इतना बड़ा नाम स्टेट पीसीएस वाले तो पहली बात रख लाएंगे ही नहीं, छोटा सा कर देंगे, मान लो अमीर उल मुमामिन, ठीक, या खिलाफत नसीरी अमीर। मतलब इतना बड़ा नाम कौन ऑप्शन में आया, कितना लंबा करोगे। गजब गजब नाम रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी जो है मंगेलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उल्गू खां का? तो हुआ था जफर खां का। किसका हुआ था? जफर खां का। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध जो सेनापति जफर खां था वो मंगेलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। समझ ले। हाँ, जफर खां के शौर्य भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित थे कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? ऑप्शन होगा राणा रतन सिंह। ठीक, मूवी सबने देखी होगी, कौन सी? पद्मावत। ठीक, जिसमें रानी पद्मिनी के पीछे कौन लग जाता है? खिलजी, कि हमें रानी पद्मिनी चाहिए। सबसे सुंदर उस समय की महिला थी, इनके पीछे खिलजी लगा हुआ था। पद्मिनी की कहानी का आधार कब था? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विद्वसी, मतलब बहुत प्रख्यात विद्वान पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में भी किया, और उसने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी भाई। सभ्यता इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की इस पे कहानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे कि प्रताप रुद्र देव थे कि मलिक कफूर थे कि राणा रतन सिंह थे? तो कौन थे? रामचंद्र देव जी थे। जब देवगिरी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो उस समय रामचंद्र देव थे। ठीक, क्योंकि 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे, जो अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाद से बाध्य होकर उन्हें प्रतिवर्ष एलचीपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 ईस्वी में क्या हुआ? 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में क्या हुआ? अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और जो रामचंद्र देव जी थे इस युद्ध में क्या हो गए? पराजित हुए और अपना आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में हुई? गयासुद्दीन बलबन के,
कि अलाउद्दीन खिलजी के, कि मोहम्मद बिन तुगलक के, कि फिरोज शाह तुगलक के? तो ये हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्यों? अलाउद्दीन की जो राजस्व और लगान व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य का स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिराज, पेंशनें तथा वक्फ, मिल्क और वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। तो मिल्क का मतलब क्या होता था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दो शब्द आए, एक मिल्क और दूसरा आया वक्फ। ठीक, तो मिल्क से रिलेटेड क्या है? संपत्ति, इनाम, इंदिराज, पेंशनें, ये सब होती हैं जो राज्य द्वारा प्राप्त होती हैं। वक्फ क्या है? धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि जो होती है वो होती है। ठीक, जो इसको क्या किया था, उसने सब कुछ छीन लिया था। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि किस पे? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण था वो किसने करवाया था? वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। समझे? तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? अलाई दरवाज़ा, कभी कुतुब मीनार जाइएगा, जो दिल्ली में रहने वाले हैं या आप लोग भी हैं, कभी घूमने जाइए कुतुब मीनार, उसी के पास है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका निर्माण क्या है? लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ था और यह 1311 में कब बनाया गया था? 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ठीक, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात एक हक ए सर्व नामक क्या किया? सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी यही था। तो ये एक कर है जिसको कौन सा कर बोलते हैं? सिंचाई कर। ठीक, तो इसने क्या किया? उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग लाते थे, उन्हें पैदावार का 1/10 सरकार को क्या करना पड़ता था? देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या थी? तो जो दारुल सफ़ा थी वो एक खैराती हॉस्पिटल था। क्या था? जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने अपने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की जिसमें कुशल हकीम रखे उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? वो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे, तो भी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की जो संख्या थी संभवतः 1,80,000 थी। कितना? 1,80,000। इतनी उसकी दासों की जनसंख्या थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, जिसको क्या बोलते हैं? दीवाने दीवाने बंदगान, एक अलग विभाग बना दिया गया था, जिस गठन किया गया था खाली उनकी देखभाल के लिए। उन दासों को शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। और यही क्या कारण रहा कि यह सबसे ज़्यादा इनका हानिकारक राज्य के लिए सिद्ध हुआ। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन, थोड़ा तबीयत मेरा
सही नहीं है, इसलिए मैं आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मध्यकालीन इतिहास के, कोशिश करूँगा पूरा हो जाए वो भी। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, शेयर साथ में ज़रूर करें, और लाइक भी, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कराएं, और लोगों को भी जोड़ें, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं जो भी बिहार पीसीएस से रिलेटेड हैं, जो एमपी पीसीएस से आने वाले एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो आने वाले उत्तराखंड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो 13 फरवरी को जो एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ का है उसमें बैठेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए बुक मार्केट में बहुत रेयर है, तो इसलिए मैं जल्द ही उस पर भी इसी हफ्ते के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक में मैं उस पर भी सारी वीडियो से जो कंटेंट मेरे पास बेस्ट मिलेंगे, मैं उन उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे देखते रहिए, जिससे मैं और भी आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं।